उसने कहीं ना कहीं वो सारी सर्विसेज यूज़ करी होंगी आज की तारीख में फ्री में, लेकिन क्या फ्री में कुछ आता है? नहीं, उसको कल को वो पैसे चुटाने पड़े होंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग उसने वो सर्विसेज क्रेडिट पे या वो गुड्स क्रेडिट पर अवेल कर दिए हैं। तो ऐसे लोग जिनको बिजनेस को आगे जा कर के पैसे चुटाने हो, उनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। नाउ यहाँ से ना कहीं स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, परचेसेस क्या होती हैं और स्टॉक्स क्या होते हैं। ट्रस्ट में बहुत सारे मास्टर्स लेवल तक के स्टूडेंट्स को इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ में कन्फ्यूजन होता है। तो बेसिकली वील स्टार्ट विथ, हमने पढ़ा असेट्स क्या होती हैं। असेट्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस को इनकम अर्न करने में मदद करती हैं, बराबर। अब हम पढ़ेंगे गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। अगर आपने बिजनेस चालू करा है तो सीधी बात है, आप या तो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या तो गुड्स बेचेंगे। तो अगर आप गुड्स बेचने में हैं और वो सारी चीज़ें जो कि आप बेचेंगे बिजनेस में, यानी कि वो गुड्स या वो चीज़ें जिनके बेसिस पे आप अपना बिजनेस चलाएंगे, उन चीज़ों को क्या कहते हैं? गुड्स। तो गुड्स आर बेसिकली प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग, दैट इज इन टर्म्स ऑफ विच इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपका फर्नीचर का बिजनेस है तो आपके लिए ये चेयर, ये टेबल, ये कुर्सी, ये सोफ़ा क्या हो गए? गुड्स, क्योंकि आप उनको बेच करके बिजनेस के लिए प्रॉफिट कमाने वाले हैं। लेकिन अगर आप रिलायंस ग्रुप है तो रिलायंस ग्रुप में जितने भी ये फर्नीचर रखा हुआ है, वो फर्नीचर क्या रिलायंस ग्रुप बेचने वाला है? नहीं। लेकिन क्या इतने सारे एम्प्लॉयज़ इतनी देर बिना बैठे काम कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये फर्नीचर जो है वो बिज़नेस को अपने ऑपरेशंस कैरी करने में मदद कर रहा है और इनकम अर्न करने में मदद कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करने में इनकम कर रहा है। लेकिन क्या वो फर्नीचर रिलायंस ग्रुप बेचने वाली है? नहीं। रिलायंस कपड़े बेचेगी, जियो की सिम बेचेगी, किसी ज़माने में फ़ोन बेचेगी। तो वो सारी चीज़ें जो बिज़नेस बेच करके अपना रेवेन्यू अर्न करने वाला है, उसको कहते हैं गुड्स। और वो सारी चीज़ें जिसकी मदद से बिजनेस अपने ऑपरेशंस कैरी करता है, उनको कहते हैं असेट्स। तो इज़ द डिस्टिंक्शन क्लियर? मैंने इसलिए फर्नीचर का एग्जांपल आपको लेकर के दिया। फर्नीचर डीलर फर्नीचर बेचेगा, इसके लिए वो सारी चीज़ें उसके लिए क्या है? गुड्स। और वेयरएज रिलायंस वो सारे फर्नीचर को यूज़ करेगा ताकि वो अपने बिजनेस के लिए ऑपरेशंस या प्रॉफिट इकट्ठा कर सके। Next, we have purchases. Purchases are total amount of goods procured by a business on credit and on cash for use or sale. Purchases क्या होता है? In terms of amount बात होती है। तो जितने भी goods आपने खरीदे हैं in terms of amount, they are called as purchases. परचेजेस कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है। इनिशियली जितनी भी परचेजेस होती हैं बिजनेस में, दे आर ऑन क्रेडिट, क्योंकि आप नए नए बिजनेस में आते हो, न जाने कितने खर्चे आपको इनकर करने होते हैं। तो आपको आप जिस चीज़ में डील कर रहे हो वो पैसा उधारी पर लेना पड़ता है। नेक्स्ट होता है स्टॉक। स्टॉक के बारे में हमने थोड़ा पहले डिस्कस करा था जब हमने करंट असेट्स के बारे में पढ़ा था। तो स्टॉक क्या होते हैं? वो गुड्स जो आप साल में बेच नहीं पाते हो, वो आपका स्टॉक बन करके आते हैं। जैसे कि आपने अगर 10,000 के गुड्स खरीदे और उन 10,000 में से आप खाली 5,000 बेच पाए हो, तो जो रिमेनिंग 5,000 है वो क्या हो गया? आपका स्टॉक। तो साल के एंड में जितने गुड्स नहीं बिकते हैं उनको कहते हैं स्टॉक। तो गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वो सारे परचेजेस होते हैं जो आप साल में बेचने वाले हैं, बराबर। और सारे बिकते नहीं हैं, सीधी बात है। तो जो बिकते नहीं है उनको क्या कहते हैं? स्टॉक। और असेट तो अपना अलग ही होता है। असेट इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना हो। तो गुड्स हम समझ गए, हम परचेसेस समझ गए। परचेसेस गुड्स इन टर्म्स ऑफ अमाउंट होते हैं, हम असेट समझ लिए और हम स्टॉक समझ लिए। तो हमारा बहुत सारा अकाउंट्स का कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाता है, बराबर। नेक्स्ट, रेवेन्यू। अब बिजनेस जो होता है ना वो अपना प्रोडक्ट तो बेचता ही बेचता है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है? बिजनेस अपना फर्नीचर बेच रहा है, बिजनेस अपने अलग चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी बेचने लग जाता है जिसमें उसका बिजनेस नहीं है। तो वो सारा अमाउंट जो बिजनेस अर्न करता है
उस अमाउंट को कहते हैं रेवेन्यू. दीज आर द अमाउंट्स ऑफ द बिजनेस अर्नड बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अदर इनकम्स एज वेल. वेरी इंपॉर्टेंट. तो रेवेन्यू सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को बेच करके कमाने वाले पैसे को नहीं कहते हैं, उसके अलावा भी जो जो इनकम बिजनेस अर्न करता है दैट इज नोन एज रेवेन्यू. और वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके आता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? सेल्स. तो जो सेल्स होता है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि आप गुड्स बराबर से बेच पा रहे हो या नहीं. अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है तो यानी कि आप बिजनेस जिस चीज़ के लिए एग्जिस्टेंस में आया है वो उस चीज़ की खरीदी और बेची अच्छी तरीके से कर पा रहा है. बराबर. नेक्स्ट वी हैव डेटर्स. क्रेडिटर्स क्या हो गए? वो लोग जिनको बिजनेस को आगे जा कर के पैसे देने होते हैं. अब आप जब डील करते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि अभी आपके पास पैसे की ज़रूरत, आपके पास इतने पैसे नहीं हैं. तो कहीं ना कहीं आई एम सॉरी, आई विल रिफ्रेम इट अगेन. एक स्टोरी सुनते हैं. तो जब धीरू भाई अंबानी का रिलायंस एक अच्छे लेवल पे इस्टेब्लिश हो गया, तो एक इंसान आया उसके पास और उन्होंने कहा कि आपका बिजनेस तो इतना इस्टेब्लिश हो गया धीरू भाई अंबानी जी, लेकिन मैं अभी अभी मार्केट में उतरा हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैं बेचूँ और ये प्रोडक्ट मुझे मेरा बिजनेस चलाने में मदद करेगा. तो क्या आप मुझे थोड़ा माल उधारी पर दे सकते हैं? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा ना, तो मैं आपका रिलायंस ग्रुप का वो पैसा चुटा दूंगा. तो ये सुन के ना धीरू भाई अंबानी जी को अपने पुराने दिन याद आ गए. उनको रियलाइज़ हुआ कि एक ज़माने में वो भी बहुत स्ट्रगल किया करते थे. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस आदमी से कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे रिलायंस के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर लो आज की तारीख में क्रेडिट पे, लेकिन ये सर्विसेज और गुड्स मेरी नहीं है, ये रिलायंस ग्रुप की है और इसलिए तुम जो हो ना रिलायंस ग्रुप के डेटर हो, यानी कि तुम ये सारा अमाउंट ओ करते हो, मुझे नहीं रिलायंस ग्रुप को. तो कल को जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम ये सारा पैसा रिलायंस ग्रुप को लौटा देना. तो उस बंदे ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स आर पर्सन और अदर एंटिटीज हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट. तो यानी कि अगर आप किसी एंटरप्राइज से उसके गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करो क्रेडिट पे, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या बन जाते हो? डेटर. और क्रेडिटर क्या होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आप सर्विसेज ले रहे हो उधारी पे, उनको कहते हैं क्रेडिटर, और जिनको आप सर्विसेज उधारी पे दे रहे हो उनको कहते हैं डेटर्स. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पेमेंट सिंपल है. व्हेन मनी इज पेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के चलते अगर आप कोई पैसा पे कर रहे हो उसको कहते हैं पेमेंट. सिंपल. अब आता है यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट. पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है? पेमेंट तो यानी कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन का पेमेंट कर रहे हो. तो अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हो या लायबिलिटी इनकर कर रहे हो फॉर सम बेनिफिट सर्विस और प्रॉपर्टी रिसीव्ड, इट इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल, अगर आप मशीनरी खरीदने के लिए पैसा इनकर कर रहे हो, सो दैट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. या किसी सर्विस को कंज्यूम करने के लिए, जैसे कि आपने नक्की करा कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, बहुत सारे एकड़ों में फैला हुआ है, तो फिर आप ना अपना एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करो ताकि कोई दिक्कत ही नहीं हो. इंटरनेट बस बहुत सारा जो हो वो बिजनेस का वो पर्टिकुलर यूनिट ही कंज्यूम करे. तो वो किस तरीके का एक्सपेंडिचर हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने अभी पढ़ा, इनकर टू अक्वायर फिक्स्ड असेट. तो अगर एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है उस पर अगर आप अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हो फॉर इंटरनेट, कि आपके पास इंटरनेट की कमी ना हो, तो वो कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड असेट आप वहाँ पर क्रिएट कर रहे हो. सो दैट इज नोन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. Next is to increase the value of fixed asset. Third, it gives benefit for a long period of time. वो जो आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए जो राउटर लगा रहे हो वो साल दर साल वहीं रहने वाला है. तो वो जो
बेनिफिट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए देगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर फॉर विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड। फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट ज़रूर दे करके जाएगा। जिस तरीके की परचेजेस हो गए, परचेजेस क्या हो गए, वो 1 साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट देने वाले हैं। सो दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड, डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो आज की तारीख में आपको बेनिफिट दे देगा शॉर्ट टर्म, लेकिन आपकी लॉन्ग रन में अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाला नहीं है। आप आज जो परचेज कर रहे हो वो आपको आज ही या इसी अकाउंटिंग ईयर में ही उसका बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर तक वो स्टॉक ऑब्सलीट हो जाएगा। सो दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट वी हैव डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने आपको सलमान खान का एग्जाम्पल दिया था लास्ट क्लास में कि अगर आप सलमान खान से बोलें कि वो एडवर्टीजमेंट करे आपका रिलायंस का, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको बहुत सारे ईयर्स तक मिलने वाला है। 1 साल में नहीं, वो बहुत सारे ईयर्स तक मिलने वाला है। तो इतना सारा जो एक्सपेंडिचर होगा एडवर्टीजमेंट का, तो वो आप उतने सारे ईयर्स में जब जब उसका बेनिफिट मिलेगा आप राइट ऑफ कर सकते हैं। इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। this is where I would like to end today's lecture. next lecture में हम profit समझेंगे। तब तक I want you to revise all the concepts which we have done up till now। तो अब आपको profit समझेगा। profit क्या होता है? Profit is excess of revenue of a period over its related expenses during an accounting year। तो आपको फिर से अपना रेवेन्यू का कंसेप्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस क्या होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको प्रॉफिट समझेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या समझेंगे, प्रॉफिट क्या होता है। Thank you. Okay, bye bye. And students, please don't forget to like, share and subscribe this channel. Bye bye. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को याद है हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना शुरू करा था। हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होता है, किस तरीके से इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी वो ये था कि बिज़नेस अपने आप में एक अलग एंटिटी है और उसका जो ओनर है, प्रोप्राइटर है, वो अपने आप में एक अलग एंटिटी है। फिर हमने धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल लिया था, किस तरीके से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को शुरू करा था और किस तरीके से बिज़नेस की अलग अलग टर्मिनोलॉजी को अलग अलग वर्ड्स के साथ डोनेट किया जाता है। अब मैं उसी एग्जाम्पल को आगे ले जाती हूँ। तो शुरू में, आज तो रिलायंस ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन क्या जब धीरू भाई अंबानी जी ने शुरू किया था क्या तभी भी वो इतना ही बड़ा ग्रुप था? जाहिर सी बात नहीं है। और तब के ज़माने में धीरू भाई अंबानी के पास इतना पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने आई एम श्योर कहीं ना कहीं जा कर के लोगों से ये कहा होगा कि आप मुझे आज की तारीख में मेरे बिजनेस के लिए ये पर्टिकुलर कमोडिटी दे दीजिए और कल को जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपका पैसा छुट्टा कर दूंगा, बराबर। तो ऐसे चीज़ों को क्या कहते हैं, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होता है बेटे, कि आप ना बिज़नेस के लिए आप किसी से उधारी ले लेते हो और उसको प्रॉमिस करते हो कि आप कल को वो पैसा उसका चुटा दोगे। So these are called liabilities. They are obligations that an enterprise has to pay at some time in future। भले ही आज आपने पैसे नहीं दिए हों, लेकिन कल आपको वो पैसे चुटाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अभी अभी तो हमारा बिजनेस बेचारा नन्ना मुन्ना से एग्जिस्टेंस में आया था और आप देख लीजिए उसकी कितनी सारी जवाबदारी ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो सबसे पहले जवाबदारी जो होती है ना, दैट इज़ इंटरनल लायबिलिटी, वो प्रोपराइटर के लिए होती है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्रोपराइटर होता है वो अपना कैपिटल बिजनेस में लेकर के आता है। तो जब बिजनेस वो कैपिटल को यूज़ करता है ना, तो उसकी जवाबदारी होती है कि वो पैसा वो बिजनेस को वापस दे। सो दैट इज़ नोन एज इंटरनल लायबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो पैसा होता है जो प्रोपराइटर्स को आउटसाइडर्स को देना होता है, यानी कि अगर उसने किसी से उधारी पे मशीनरी खरीदी हो, रॉ मटेरियल खरीदा हो, तो उस पैसे को कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाउ एक्सटर्नल लायबिलिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज आवर फिक्स्ड लायबिलिटी एंड सेकंड इज आवर करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी यानी वो उधारी होती है जो कि बिजनेस
1 साल बाद उसको लौटाना वाला होता है। और करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो बिजनेस 1 साल के अंदर अंदर लौटाने की कोशिश करता है। दैट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड बट वील स्टडी दैट लेटर। तो वो पैसा जो बिजनेस को अपने ओनर को लौटाना होता है, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस के अंदर ही हो रहा है, सो दैट इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी। और वो पैसा जो कि बिजनेस को किसी आउटसाइडर को चुटाना होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। बराबर। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिटर्स। अब हमने हमारा बिजनेस शुरू कर दिया, बराबर। अब हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंटरप्राइज बिजनेस ने कहीं ना कहीं अपना एंटरप्राइज चलाने के लिए किसी इंसान से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से